सब मेरी सहेलियां कहती हैं कि तुम माधुरी दीक्षित लगती हो। सर मेरा नाक वैसा बना दी। मुझे कहते हैं भागने के लिए इनको बोलिए 5 किलो वजन लेके ये भाग पाएंगे। ऑगमेंटेशन विच इज साइज बड़ा करने की सर्जरी, इम्प्लांट्स की सर्जरी, वो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन था अगर ब्रेस्ट सर्जरीज में हम बात करें। आज लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज ब्रेस्ट रिडक्शन की सर्जरी। ठीक है, मजाक में भी और सीरियसली भी ये चीज़ के ऊपर बहुत डिस्कशंस होते हैं। डज साइज मैटर? साइंटिफिक आंसर है नो, इट डज नॉट। कैसे कोई बंदा ये पता कर पाए, सेल्फ चेक करना चाहे कि यार मैं कहीं गायनो है या कहीं सिर्फ फैट है? पहला सवाल उनका होता है आपके यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कितने में होता है? यार सब्जी भाजी नहीं खरीदने जा रहे हो, आफ्टर ऑल अपने शरीर पे आप कुछ कराने जा रहे हो। आइडियल फेस मैन का क्या है आपके पास? हमारे हस्बैंड नहीं तैयार हो रहे, वो कहते हैं एक्सरसाइज से कम करो, लेकिन आके बोलते हैं लाइपोसक्शन कर। सर मेरे को 6 पैक बनाना है। जो भी हम फ्लैप लगाएंगे वो हाव भाव, फीचर्स, कैरेक्टर्स उस तरह से दे ही नहीं सकता जो एक नॉर्मल फेस देता है। हेलो सुमित सर, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र की इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, सुमित सर वन ऑफ द टॉप कॉस्मेटिक सर्जन है इंडिया के। और सर आप यहाँ पे आए एंड हम कोशिश करेंगे कि इसमें से काफ़ी जो भी इंफॉर्मेशन हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड निकालने की। सर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम सुनते हैं और साथ ही साथ सिनोनिम्स इसके प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो बहुत बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें, प्लास्टिक सर्जरी थोड़ा बड़ा फील्ड है और इनिशियली जो भी रिकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं, कुछ भी टूट फूट गया तो उसको अगर बनाना है, चाहे बाय बर्थ कुछ कमी है, चोट लगने से है, जलने से है, किसी भी चीज की वजह से कुछ कमी है, तो वहां से शुरुआत हुई प्लास्टिक सर्जरी की। लेकिन क्योंकि पुनर्निर्माण कर पा रहे हैं, चीजों को चेंज कर पा रहे हैं, तो उसमें एक एस्पेक्ट ये आ जाता है कि आप अदरवाइज तो ठीक हैं लेकिन खुद से संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं और अच्छा हो जाए, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया। प्लास्टिक नाम आया, एक्चुअली ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकॉस, जिसका मतलब होता है टू बेंड, मोड़ना। तो हम लोग कुछ भी बेंड करते हैं, और अक्सर मैं बोलता हूं प्लास्टिक सर्जन डेंटिंग पेंटिंग के सर्जन है। तो डेंटिंग वाला काम, जहां पे भी टूट फूट हुई, डेंटिंग कर रहे हैं, तो वो है प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव। और उसका एक खंड छोटा, एक रिकंस्ट्रक्टिव हो गया, एक कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक है पेंटिंग, तो समथिंग लाइक दैट। बहुत बढ़िया एग्जांपल सर आपने बताया। सर मुझे ये भी एक क्वेश्चन है, हम लोग जब भी प्लास्टिक सर्जरी या ये सब टर्म सुनते हैं तो दिमाग में आती है बॉलीवुड की मूवीज कि भाई शक्ल ही चेंज हो गई। तो पहले तो मुझे यस नो में सर ये बताइए कि क्या ऐसा होता है? नहीं, वो बिल्कुल फैंटेसी की दुनिया है, उसमें तो सब कुछ होता है। मिशन इम्पॉसिबल भी है और फेस ऑफ भी है, पूरा चेहरा बदल गया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो हम मूवीज में देखते हैं ये ऐसे वो थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेशन। तो आपके हिसाब से सर मैक्सिमम कितनी किसी की फेस चेंज हो सकती है? जैसे सर, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो क्या आपके ट्रीटमेंट के थ्रू मेरा फेस कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या कि मेरे घर वाले मुझे रिकॉग्नाइज ना कर पाए? ऐसा हो सकता है कुछ कुछ। अब देखो, केवल चेहरे के से आपकी पहचान नहीं होती, होती है लेकिन केवल चेहरे से भी नहीं होती। पूरा बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी ना कुछ लोग बोलते हैं कि मैं, एक एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। एक लेडी आई मेरे पास, उन्होंने मुझसे बोला, डॉक्टर साहब मेरी सहेलियां मुझे बोलती हैं कि तुम माधुरी दीक्षित लगती हो, मेरा नाक बस वो कहती हैं वैसा नहीं है, तो क्या मेरा नाक बदल सकते हैं, मैं माधुरी जैसी हो जाऊं? नाउ हम, अगर वो इतना माधुरी जैसी लगती भी हों, तब भी हम नाक बदल के उनको वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि माधुरी दीक्षित का जो पूरा रेशोस, प्रोपोर्शंस, जो भी उसके चेहरे के अनुपात हैं, वो कंप्लीटली डिफाइन करते हैं उस महिला को, और ये महिला उनसे भिन्न है। केवल नाक को चेंज कर देने से हम चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन होता क्या है, ये इनफैक्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पेशेंट्स जो है ना, कई बार एक्चुअली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आके बोलते हैं डॉक्टर साहब नाक सुंदर कर दो। अब सुंदर की कोई परिभाषा नहीं है मानवेंद्र, है ना, हर व्यक्ति सुंदर है। तो हम ये बोलते हैं आप, अरे आप तो ऑलरेडी सुंदर हो। यू हैव टू नो हमें चेंज क्या करना है। जैसे अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्ट मुझे बोलो,
मेरे को मेरे नाक में ऊंचा दिखता है, नीचा दिखता है, फैला दिखता है, पतला दिखता है। तो हमारे नाक के जो भी पार्ट्स हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं कि उसकी उसकी डेफिनेशन, सॉफ्टनेस, थिकनेस, ये चीजें चेंज हो जाए। चेहरा फूला लगता है तो उसमें स्लिम आपको फेस चाहिए तो बकल फैट रिमूवल है, लाइपोसक्शन है, ये चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन चेहरा बदलना जो है वो थोड़ा एक्चुअली वही जो आपने शुरुआत में बोला ना, बॉलीवुड इंस्पायर्ड वो है। बॉलीवुड इवन आजकल तो सोप ओपेराज पे, वहां पे तो उनका एक एक्टर का डेट खत्म हो गया, टाइम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने उसको रिप्लेस करने के लिए वो एक स्टंट डाल दिया बीच में कि चेहरा बदल गया। रियल लाइफ में चेहरा नहीं बदल सकता। जो क्रिमिनल्स भी कई बार, नॉट क्रिमिनल्स बट समटाइम्स ऐसे जिनमें थोड़ा डाउट होता है, बीच में नेपाल से कई लोग आया करते थे हमारे पास चेहरा बदलने के लिए, क्योंकि वहां पे वो बीच में माओ का और नक्सल का और ये वाली चीजें जब होती थी तो थोड़ा सस्पिशन भी होता था। बट नॉट दैट कि हम उनको ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन मना भी करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनका इतना बदल देंगे कि वो पहचान में नहीं आएंगे। सर आपने ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि क्रिमिनल्स हो गए या जो भगोड़े हो गए वो लोग आपके पास आते थे। थोड़ा सर को ऐसी बताइए, ऐसी कहानियां बताइए कुछ हम लोग भी जाने सर। नहीं, स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन होती है। कभी आया पेशेंट की, डॉक्टर साहब मेरे को अपना चेहरा बदलना है, तो क्या बदलना चाहते हो? अब आप देख रहे हो ऐसी बैकग्राउंड का है, सपोज आपको लग रहा है कि नेपाली है। आजकल तो अब कम हो गया, पहले बीच में माओवाद वहां पे काफी चल रहा था जब, तो उस समय वहां से अक्सर पेशेंट आके ये बोलते थे कि चेहरा हमें बदलना है। तो जब उसको समझने की कोशिश की तो थोड़ा क्यूरियोसिटी हमें भी होती थी, क्यों बदलना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम पहचान में ना आ जाए। बीच में बिहार से आने लगे जब वहां पे थोड़ा सरकार चेंज हुई थी, तो उस समय कई क्रिमिनल जो है अपनी पहचान छुपाने के लिए, बचने के लिए भागना, अंडरग्राउंड जो कहते हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि हम बाहर रह के अंडरग्राउंड हो जाएं तो चेहरा बदल लेंगे। तो वो शायद मूवी इंस्पायर्ड यही सब चीजों से सोच के चले आते थे। बड़े निराश होकर बेचारे जाते थे कि हम नहीं बदल सकते। सर इसी पे मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि सिमेट्रिकल फेसेस का हमने बहुत बार देखा है, निकल भी आते हैं लोग। जैसे ज्यादा दूर नहीं जाते हैं तो हम विराट कोहली को ही देख लेते हैं, उनके सिमेट्रिकल फेसेस काफी देखने को मिले हैं। अभी एक रील वायरल हो रही थी, इसमें श्रेयस अय्यर का भी एक सिमेट्रिकल फेस देखने को मिला। तो आप लोगों को इसकी ज्यादा नॉलेज होगी, तो कितने चांसेस होते हैं कि किसी आदमी का सिमेट्रिकल फेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? सिमेट्रिकल से आप बोलना चाह रहे हो आइडेंटिकल, एक जैसा? एक जैसा बहुत रेयर, बहुत रेयर। ऐसे जैसे मैं बताऊं, ये हम लोग के ना परसेप्शन में ज्यादा होता है। मैं अपने बचपन से बताता हूँ, प्रवीण बॉबी और जीनत अमान, ये दो चेहरे उस जमाने में, मतलब हम लोग उसको थोड़ा मानते हैं कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते थे बहुत लोगों में। बहुत लोगों को लगेगा अरे ये तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ऐसी मैट डेमोन जो एक्टर हैं, उनका चेहरा बहुत ज्यादा लोग, कई लोगों से, इवन ब्रैड पिट से मिला देते थे कि ये आइडेंटिकल है। लेकिन कई लोगों को लगेगा, कई लोगों को नहीं लगेगा। एक्चुअली ये हम लोग किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। आई टेल यू, शायद आपने भी नोटिस किया हो, अगर हमको किसी 4 5 10 सिख खड़े हों, हम हो सकता है एक बार में उनको पहचान ना पाए। वो लोग आपस में एक दूसरे को बड़े इजीली पहचान लेते हैं। आप बहुत सारे ईस्ट इंडिया साइड के अगर कुछ लोग हमारे से मिलेंगे तो हो सकता है उनमें कई चेहरों को हमें पहचानने में 3 4 बार मिलना पड़े, तब हम उनको पहचान पाए हुज हु। बट फॉर देम, बिकॉज वो उन पार्ट्स ऑफ फेस को इजीली पिक करते हैं जो उस व्यक्ति की पहचान बताता है। जैसे विराट कोहली टाइप की कोई दाढ़ी रख ले तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए वो श्रेयस अय्यर से उनका चेहरा थोड़ा सा स्क्वायरिश, थोड़ा उस टाइप का फेस है, साथ में दाढ़ी हो गई तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मुझे भी सर बोलते हैं लोग कि दर्शन रावल के जैसे तुम लगते हो, तो बिल्कुल आपने बोल दिया तो मतलब नहीं, देखिए आप भी बोल रहे हैं सर। सर अब मेरा इसी पे आगे क्वेश्चन है, वो ये है कि हम बात करते हैं आज की डेट में ब्यूटी की, और ये जितनी भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, सब लोग करवा रहे हैं। बॉलीवुड में तो बहुत ओपन है आज की डेट में, सब करवा रहे हैं। तो आपके हिसाब से एक आइडियल बॉडी क्या होती है मेल की?
मेल की आइडियल बॉडी, हाँ मतलब बॉडी की हम बात करें, चेहरे की, चेहरे की मोस्टली हम बात कर रहे हैं, एक आइडियल फेस मैन का क्या है आपके अकॉर्डिंग? वैसे ये डिफाइन करना कुछ हद तक गलत भी है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हम लोग एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजो, अलग अलग टाइप की बॉडीज की भी बात करी जाती है। तो जो पतले फ्रेम वाला व्यक्ति है उसको क्या हम आइडियल नहीं मानेंगे? तो इसलिए इस तरह की परिभाषाएं मुझे लगता है सोशल लाइफ में ज्यादा है, साइंटिफिकली हम लोग इन चीजों में नहीं डिफाइन करते येट। पार्टली ये करेक्ट भी है, मैंने पहले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोली जिससे लोगों को बॉडी शेमिंग का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल नहीं है। मानवेंद्र, मैं मानता हूं हर व्यक्ति खूबसूरत है, आप भी मानते होंगे, है ना, हर व्यक्ति खूबसूरत है। केवल कभी कभी हम अपने आप से निराश होते हैं, उसके कारण कई बार फिजिकल भी नहीं होते, साइकोलॉजिकली बुलिंग होती है ना स्कूल में, तुम्हारा नाक तो पकोड़े जैसा है। अब एक लड़का चिढ़ गया तो उसको सब लोग अब चिढ़ाएंगे नाक पकोड़े जैसा है, वो जिंदगी भर उस नाक को पकोड़े जैसा मानता हुआ हमारे पास किसी समय आएगा, सर मेरा नाक ठीक कर दो। अच्छा तो है ना, नहीं सर सब पकोड़े जैसा बोलते। अब उस बेचारे को पता भी नहीं है पकोड़े जैसा नाक क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि बचपन से सुना, उसे लग रहा है उसका नाक में कुछ खराबी है, ही कैन नॉट डिफाइन इट, बट वो खराब लग रहा है। तो बहुत बार ना इट इज जस्ट सोसाइटी में है, रियल में ऐसा नहीं है। एट द सेम टाइम आइडियल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोपोर्शंस, आपने भी देखा होगा एक सर्कल में एक बॉडी खड़ी हुई, लिनार्डो डिविंसी की इमेज, तो उसमें इतने डिटेल में हमारी बॉडी को प्रोपोर्शंस में डिवाइड किया गया। एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स पूरी है उसके अंदर कि दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/3। अब अगर इस 1/3 की प्रोपोर्शन से हम थोड़ा ऑफ जाते हैं, एक्सेप्टेबल है, ज्यादा ऑफ जाते हैं तो वो हम कह देते हैं कि ये लेस देन आइडियल है। वहां पे कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के चांसेस काफी होते हैं। सर थोड़ा ये मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे 1/3 1/3 1/3। हाँ, तो हमारे चेहरे में जैसे ये कहा जाता है कि माथे का हाइट, मिड फेस अप टू नोज, यहां से यहां तक की हाइट, और नोज टू चिन के बॉटम तक की हाइट, ये लगभग इक्वल होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ अब इतना इंटरेस्टिंग है, हमारे थंब की लेंथ हमारे नाक की लेंथ के इक्वल होती है, हमारे कान की लेंथ के इक्वल होती है। अब किसी का कान उससे बड़ा है तो ही कैन फील कि मेरा कान बड़ा है, आप छोटा कर सकते हो। कुछ लोग आते हैं मेरा नाक बहुत चौड़ा है, तो लिनार्डो डिविंसी या आर्ट, किसी भी आर्टिस्ट जो आर्ट क्लासेस होती है वहां पे भी जो पोर्ट्रेट्स बनाना सिखाते हैं, और मुझे लगता है हर प्लास्टिक सर्जन ने कभी ना कभी ये चीजें, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए वी गो थ्रू दिस लिटरेचर्स एंड टेक्स्ट एंड आर्ट के, वो तो बड़ा इजीली हम उस चीज को जज कर पाते। कोई आ रहा है उसको केवल लग रहा है, कंफ्यूज्ड है कि मेरा नाक चौड़ा है या एक्चुअली चौड़ा है, वो कैसे पता चलेगा? तो कुछ पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो मीडियल कैंथस है, इससे अगर प्रिपेंडिकुलर, जो सॉल बोलते हैं ना घर की दीवार को नापने के लिए, वो सॉल अगर यहां से गिराया जाए सपोज एकदम प्रिपेंडिकुलर, तो वो नाक के एला के इस एरिया से जाना चाहिए। काला वाला जो हमारा आइरिस है, कॉर्निया है, उसके से अगर लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर से सॉल, तो ये उसके अंदर होना चाहिए। तो ये अगर अंदर है तो वी कैन ऑल्सो कॉन्फिडेंटली टेल द पेशेंट कि नहीं आपका नाक ठीक है। और आइडियली, मतलब मेरा तो यही फिलॉसफी है, मेरे पास कोई आता है और मुझे लगता है कि वो प्रोपोर्शनेटली बिल्कुल ठीक है और उसमें चेंज करना जस्टिफाइड नहीं है, तो आई टेल देम यू विल स्पॉइल योर फेस। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं एक और पॉइंट बोल सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब दिया मिर्जा मिस इंडिया वर्ल्ड बनी और वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया एंड शी वन दैट टाइटल अमंग द मोस्ट प्रिटी विमेन दैट इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ। ठीक है, अब उनके अगर हम लोग देखेंगे तो उनका माथा ये 1/3 मतलब इक्वल है, लेकिन उनका चिन थोड़ा छोटा है,
स्टिल शी इज अमंग द प्रिटीएस्ट फेसेस। तो कई बार मैथमेटिक्स के भी बियॉन्ड हम लोग भी देखते हैं कि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो ब्यूटी को डिफाइन करते हैं, केवल प्रोपोर्शंस ही नहीं है, बहुत कुछ है। सर जैसे मैं एज ए लॉयर, मैं लॉयर भी हूँ, तो हम कोई भी चीज आसपास देखते हैं तो मैं थोड़ा सा लीगल पॉइंट देखने लग जाता हूँ, अपने आप आ जाता है। तो आपको इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे सर 2 नाम पूछूंगा, बॉलीवुड, क्रिकेटिंग वर्ल्ड, कहीं के भी, एक मेल एक फीमेल, जो आपने भी रीड किया हो कि यार ये आइडियल फेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वही है, लेकिन आपको जो लगता हो, जो कि आपको साइंस पता है इसके पीछे की, तो आपके देखो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम खूबसूरत मेल की बात करें तो आई थिंक ऋतिक रोशन का फेस इज अमंग दोज फेसेस विच आर काइंड ऑफ, मतलब जिसमें अगर हमें कहा जाए कि क्या चेंज करोगे तो शायद कुछ चेंज करने लायक नहीं है। सिमिलरली एक टाइम पे अगेन अगर एक्ट्रेस की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे नाम दिमाग में आते हैं, बिकॉज शायद वहां पे सिलेक्शन जो है वो ब्यूटी पे ज्यादा है, अनफॉर्चुनेटली उनके टैलेंट से भी ज्यादा उनकी ब्यूटी को करके ही वो आ पाते हैं। मेल में तो बॉलीवुड में और भी चीजें मैटर कर जाती हैं। सर टैलेंट अभी अलग कर देते हैं। हाँ बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो इसलिए अगर फीमेल में हम लोग बात करें तो मनीषा कोइराला हैड अ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल फेस। और अगर फीमेल में आजकल में हम बात करें तो आई थिंक वामिका हैज अ वेरी मतलब नियर टू एन आइडियल फेस, शी हैज अ वेरी प्रिटी फेस। जैसे अगर प्लास्टिक सर्जन्स के पास ये लोग जाएं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? हाँ मतलब अगर ये कह दें कि हमारे में कुछ किया जाए तो शायद हमको हाथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब गॉड की आप पे बहुत कृपा है। सर थोड़ा सा मुझे अभी ये बताइए, जैसे प्लास्टिक सर्जरी जो होती है, ये आपने बताया कि कैसे डिफरेंट है कॉस्मेटिक सर्जरी से प्लास्टिक सर्जरी, बट एज ए लेमैन हम लोगों को क्योंकि इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि जैसे जो ये फिलर्स यूज हो रहे हैं या फिर जो फेस में थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी है कि ये प्लास्टिक सर्जरी है? और अगर प्लास्टिक सर्जरी है नहीं है या कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, तो फिर क्या क्या चीजें जो हैं वो कॉस्मेटिक में आ रही हैं, क्या क्या प्लास्टिक में आ रही हैं? नहीं देखो, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी तो जब हम बात करते हैं आज की डेट में, प्लास्टिक जनरली मीन करता है रिकंस्ट्रक्टिव। हालांकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्लास्टिक के ही 2 पार्ट है, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक। लेकिन आम भाषा में हम प्लास्टिक सर्जरी जब बोलते हैं तो हम टूट फूट, पुनर्निर्माण, उस चीज को प्लास्टिक मानेंगे। और कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्यीकरण की सर्जरी, ब्यूटिफिकेशन की सर्जरी। तो फिलर्स और ये सारी चीजें आती तो कॉस्मेटिक में है, लेकिन बहुत बार हम लोग इसको रिकंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं। लेकिन जैसा एक जनरल अगर हम बात करें तो कॉस्मेटिक का पार्ट है, सर्जरी का पार्ट आइडियली इसे नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी लोग करते हैं। मतलब ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं, कुछ एस्थेटिक फिजिशियंस भी करते हैं, एंड कुछ प्लास्टिक सर्जन्स भी करते हैं। सब प्लास्टिक सर्जन्स नहीं करते। प्लास्टिक सर्जरी मीन्स थिंग्स लाइक राइनोप्लास्टी, फेसलिफ्ट, ब्लेफरोप्लास्टी, मतलब पल के ऊपर की या नीचे की थोड़ा बैगीनेस है, आई में लटक रही है, ऊपर आई का फोल्ड ज्यादा डीप हो गया तो उसके करेक्शन, आईब्रो लिफ्ट, फेसलिफ्ट तो मैंने बोला ही, कान में अगर कुछ मॉडिफिकेशन, थोड़ा किसी के बैट ईयर है तो उसका करेक्शन, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी, लेडीज में ब्रेस्ट लिफ्ट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, टमी टक, ये जितना सर्जिकल पार्ट है दैट इज कॉस्मेटिक सर्जरी। सर आप लोगों की फील्ड में वुमेन जो मोस्टली ट्रीटमेंट ले रही है, मैं आज देख रहा था, तो उन पे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले सर ब्रेस्ट रिडक्शन करके भी एक नई चीज चल रही है, मतलब मेरे लिए नई चीज थी जब मैंने रिसर्च किया, आप लोगों के लिए तो ये होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मानवेंद्र, ब्रेस्ट रिडक्शन ऐसे पेशेंट, जो मेरा पहला पेशेंट था कॉस्मेटिक सर्जरी, जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में उतरा, कॉलेज में एक्सपोजर होता है, पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, लेकिन आई वाज शॉक्ड। उस पेशेंट ने मेरे को आके ये बोला, सर ये मेरे ब्रेस्ट मेरे को मार डालेंगे,
इतने आप इसको पूरा काट दो, हटा दो, मेरे को इससे निजात दे दो। हम लोग बीइंग मेन उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। मतलब ऑल्दो कॉस्मेटिक सर्जरी में क्लासिफाइड है ये चीज, लेकिन ये बहुत एक जरूरत की सर्जरी है उन महिलाओं के लिए जिनके ब्रेस्ट एक्सेसिवली बड़े हैं, इस हद तक कि उनको उनको भार के जैसा महसूस होता है। वो लोग बोलते हैं, जैसे कई बार ये भी बोला है पेशेंट्स ने आके, हमारे हस्बैंड नहीं तैयार हो रहे, वो कहते हैं एक्सरसाइज से कम कर लो। सर इनको समझाइए, साथ में आए हुए हैं दोनों लोग, इनको समझाइए सर। मुझे कहते हैं भागने के लिए, इनको बोलिए 5 किलो वजन लेके ये भाग पाएंगे? तो वो जो पीड़ा है उसकी, वो एक अलग लेवल पे है। ब्रा पहनते हैं, ब्रा के स्ट्रैप्स कंधे पे बड़े बड़े ग्रूव्स बनाते हैं। अब आप अगर कोई सामान लेके चलते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा पीछे लीन करना पड़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैर के नीचे से जाए इसलिए। उन लेडीज को कंटिन्यूअसली अपना पोस्चर बिगाड़ के पीछे चलना पड़ता है। उनको बैक एक होगा, उनको शोल्डर पेन होगा। पीछे जाएंगे तो अब सर ऊपर जाएगा, तो गर्दन को अलग पोस्चर में मेंटेन करेंगे, नेक मसल्स कंटिन्यूअसली स्ट्रेन में रहेंगी, नेक पेन होगा। तो ये एक जरूरत की सर्जरी है, और आई फील आपके माध्यम से तमाम महिलाएं जो इस प्रॉब्लम को से फेस कर रही हूं, उन तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि डेफिनेटली इस चीज का इलाज है। बहुत ही सुरक्षित सर्जरी है। मतलब यहां तक कि ये ऐसी सर्जरी है जिसमें हम लोग को पेशेंट को एडमिट तक नहीं करना पड़ता। सुबह ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, लेकिन सुबह आके शाम को पेशेंट घर जा सकता है। इतनी सुरक्षित और इतनी ड्रामेटिक रिलीफ देने वाली सर्जरी। ये ब्रेस्ट रिडक्शन की बात कर रहा हूं। इसी से थोड़ा मिलता जुलता ब्रेस्ट लिफ्ट, वो थोड़ी अलग सर्जरी है। वहां पे साइज बड़ा नहीं है, साइज नॉर्मल है, एवरेज साइज है, लेकिन सैगीनेस आ गई। वो एज की वजह से आ सकती है। एक लेडी जिसके बच्चे हो चुके हैं, एक उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बाद थोड़ा लूज हो जाते हैं, सैगीनेस आती है, तो वो प्योर कॉस्मेटिक है। लेकिन ब्रेस्ट रिडक्शन इज सर्जरी ऑफ नीड, वेयर वी आर एबल टू, मतलब आई फील बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने शायद अमंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस किए होंगे इस रीजन में। और जो मैंने इन महिलाओं का बिफोर आफ्टर उनकी एक्सपीरियंसेस उन लोगों के मुंह से जो सुने हैं और जो उनके लाइफ में चेंजेस आए हैं, आई फील ब्लेस्ड कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाया। सर इसी पे मैं आपको रोक के ना क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या, मतलब जैसे बहुत सारी लड़कियां इसको देखेंगी या वो समझ नहीं पा रही होंगी कि हमारे ब्रेस्ट उस कैटेगरी में है कि हमें इलाज की नीड है या नहीं है, तो इज देयर एनी मतलब पैमाना, आइडियल, ये कोई तरीका जिससे कोई ये पता कर सके कि इज इट टू बिग और इज इट नॉर्मल? देखो ये बहुत ज्यादा, अब इसमें दो पार्ट में हम आंसर करेंगे। एक, प्रेफरेंस सबका अलग हो सकता है, और हम लोग प्रेफरेंस साइज में कुछ लोग, जैसे एक बहुत कॉमन चलता है ना 36, 24, 36, मॉडलिंग के वर्ल्ड में ये नंबर अक्सर बोले जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कप साइज। कप साइज को निकालने के लिए वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट कप साइज निकालना मोस्ट लेडीज जानते हैं, या दे कैन कोई भी अच्छे ब्रा के शोरूम पे जाएंगे तो वो लोग बताते हैं कैसे मेजर। तो कप साइज के टर्म्स में हम लोग ये मानते हैं कि एनीथिंग बिगर देन डी साइज becomes uncomfortable and will start causing some sort of problem or the other, or anything less than B is usually a category जहां पे बहुत सारी फीमेल्स अपनी फेमिनिटी को लेके कॉन्शियस हमें लगता है होती हैं कि they feel little inadequate. But again, as I said, it is totally matter of personal preferences. कुछ लोग A size में बहुत अपने को, आजकल तो खासकर अगर देखा जाए हमारे पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जीरो फिगर की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं जीरो फिगर
इन्हीं चीजों से आया कि कर्व नहीं है। पहले जबकि उल्टा था, अब पहले उल्टा चेंज था। हो गया है। हाँ, पहले उल्टा था, एग्जैक्टली। पहले मेरे पास जो मतलब आज से मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से कॉस्मेटिक सर्जरी में हूँ, तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो ऑगमेंटेशन विच इज साइज बड़ा करने की सर्जरी, इम्प्लांट्स की सर्जरी, वो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन था अगर ब्रेस्ट सर्जरीज में हम बात करें। आज लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज ब्रेस्ट रिडक्शन की सर्जरी। इसलिए भी शायद कि एक इन जनरल आज की डेट में ओबेसिटी, थोड़ा ओवरवेट ज्यादा हो रहे हैं लोग, तो ब्रेस्ट भी, भाई बॉडी बड़ी होगी तो ब्रेस्ट भी बड़ा होगा। तो रिडक्शन सर्जरी अब, क्योंकि पीपल वांट, बड़े तो हो गए लेकिन चाहते हैं खूबसूरती की, जो आती कहाँ से है, जो हम देखते हैं सिनेमा में, हम हर जगह पे पतले फिगर्स देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम पतले हो जाएं। सर इसी में मैं काफी मतलब आज आपका पॉडकास्ट था तो मैं रिसर्च कर रहा था इन चीज़ों पे, तो एक ऐसा टर्म सर आया जो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब थोड़ा सा वो हुआ कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। वो था सर हाइमन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन्स और हर जगह पे ये अवेलेबल है, आप इसके मतलब कोई भी हॉस्पिटल खोलें कहीं भी खोलें इसके बारे में लिखा हुआ है। तो सर क्या ये डिमांड आ रही है, और ये होती है तो ये क्या है, मतलब ये प्रोसेस क्या है? देखो, सोसाइटीज जब चेंज होती है ना, इसके पीछे वैसे तो देखा जाए हाइमेनोप्लास्टी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में हम एक तरफ ओपन हो रहे हैं, लोग लिव इन रिलेशंस में भी रह रहे हैं, लेकिन सब रिश्ते, सबके एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहे, ऐसा नहीं होता है ना। और चॉइसेस चेंज हो गई, जो भी रीजन है, आप उस रिश्ते से बाहर निकले फॉर वट एवर रीजन। कहीं ना कहीं कई महिलाओं को ये डर सताता है कि अब हम अगर नया रिश्ता बनाएंगे तो बेमतलब के जो मेरा फ्रेंड वुड बी वट एवर स्पाउस, जो भी रिश्ता होगा, वो मेरे पे सस्पिशन कर सकता है, मेरे कैरेक्टर को लेके गलत सोच सकता है, या मुझ पे फेथ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के कारण, उन लोगों के डर के कारण दे डू सीक, ऐसा होता है। मेजॉरिटी हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी इसलिए होती है, ऑल्दो कभी कभी इंटरेस्टिंगली ऐसे भी आते हैं कि अराउंड 15 ईयर्स 25 ईयर्स जो एनिवर्सरी के टाइम पे आई वांट टू सरप्राइज माय पार्टनर, और इसलिए भी कराने आते हैं। सो इट इज, जैसा मैंने बताया, आज हम एफ्लुएंट हैं, आज हमारे सबके पास थोड़ा, शायद बहुत लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं, और थोड़ी सोच खुली है, तो लोग इस तरह से भी, और इनफैक्ट नॉट जस्ट हाइमेनोप्लास्टी, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत बार एज अ गिफ्ट, जैसे वेकेशन लोग गिफ्ट करते हैं, पहले भाई सोना गिफ्ट दिया जाता था, अब सोना इतना महंगा हो गया है कि एक रीजनेबल माला हार बनाना तो लोगों को लगता है उससे सस्ते में वेकेशन हो जाएगी, तो वेकेशन गिफ्ट करते हैं। उसी तरह लोग, लेडीज जो है हस्बैंड को हेयर ट्रांसप्लांट गिफ्ट कर रही हैं, या हस्बैंड जो है वाइफ को कोई सर्जरी गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड, ये वाला भी ट्रेंड है, बट ये अभी बहुत कम है। मेजॉरिटी, जैसे मैंने बोला, सोसाइटी के डर की वजह से हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी कराते हैं। सर मुझे इसी पे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ कि यह हाइमेनोप्लास्टी की जो ये प्रोसेस है ये होती कैसे है? देखो, बेसिकली क्या है ना, जो कई मूवीज में भी ये टॉपिक जैसे हुआ, एक आई थिंक कृति सनन की मूवी थी वर्जिन, तुम वर्जिन हो, ये बात आई। तो बेसिकली कोई मतलब, अब फिजिकल की अगर हम बात करें, माइंड से वर्जिन नहीं है, वो सब हम अभी स्पिरिचुअलिटी और उसमें नहीं जाते, ठीक है, साइंस पे बात बिल्कुल। अगर मटेरियल उसमें बात की जाए तो बेसिकली लड़के के लिए एक जमाने में बहुत बड़ी चीज होती थी कि सुहागरात पे देयर शुड बी सम ब्लड। कई सोसाइटीज में तो इसको एज अ रिचुअल माना जाता है। तो उस सेंस में देयर इज अ मेम्ब्रेन, साइंटिफिकली एट द ओपनिंग देयर इज अ मेम्ब्रेन, इट्स अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, जिसमें से जो माहवारी होती है महिला की, वो तो निकल पाती है, लेकिन कोई भी और चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इट्स अ स्मॉल ओपनिंग। ऑब्वियसली अ लेडी हु हैज had a physical relation would end up
ब्रेकिंग दैट मेम्ब्रेन। जब भी कोई भी बॉडी टिश्यू कहीं ब्रेक होगा, फटेगा, तो ब्लड आएगा। इतनी सिंपल सी चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि ये मेम्ब्रेन केवल पेनिट्रेशन में टूटेगी। अगर आप जिम्नास्टिक्स करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो भी वो मेम्ब्रेन टूट जाएगी। आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो भी मेम्ब्रेन टूट जाएगी। योगा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसमें भी फट सकती है। सो कोई भी ऐसा नहीं कि कैसे फटी, ठीक है, इसीलिए यही केवल परिभाषित करे ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर वही चीज, अब रिपेयर कैसे करें? अगर किसी को डर लग रहा है तो हम इसी मेम्ब्रेन के 2 सिरे हैं, जैसे कपड़ा है, उसको रिपेयर करते हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है ये, और कुछ चेंज नहीं करता। ये हाइमेनोप्लास्टी है। इसके बाद जो अप ट्रेंड में चीजें हैं उसमें एक ये है, एक वेजाइनोप्लास्टी। वेजाइनोप्लास्टी में क्या होता है, द बर्थ कैनाल जिससे बच्चा डिलीवर होता है, द बर्थ कैनाल ऑफ द लेडी, उसको टाइटनिंग की सर्जरी होती है। वेजिनल टाइटनिंग, वेजाइनल टाइटनिंग, एग्जैक्टली। वेजाइनोप्लास्टी या वेजाइनल टाइटनिंग बोलते हैं। तो उस केस में दोनों का पर्पस अलग है। यहां पे हम अपने एक लाइफ इवेंट को या तो मॉडिफाई करके प्रेजेंट करने के हिसाब से सोच रहे हैं, तो वो हाइमेनोप्लास्टी है। एक है कि हम फॉर सम रीजन, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, स्ट्रेच करता है बर्थ कैनाल, तो उसमें कभी कभी मसल टीयर हो जाती है। तो उसके बाद समटाइम्स मेन एंड समटाइम्स इवन लेडीज डू फील कि दे आर नॉट हैविंग एनफ प्लेजर in the activity. So that is why women may seek the vaginal tightening. Similarly, there are times men also seek increase of penile girth, जिसको penile augmentation बोलते हैं। तो जेनाइटल जो रिजुविनेशन में ये सारी चीजें आती हैं। मेन के एंड पे लेंथनिंग प्रोसीजर, ऑगमेंटेशन प्रोसीजर्स वो लोग वो कराते हैं, और विमेन में वेजाइनल टाइटनिंग, हाइमेनोप्लास्टी, या इवन जो लेबियाज होते हैं, जो कुछ आउटर स्किन टैग्स होते हैं, उसका रिडक्शन। कुछ लोग तो इंडिया में कम है, बाहर तो उसको पूरा वेजाइनल मॉडलिंग, वेजाइनल डिजाइनिंग का नाम तक देते हैं। तो आई डोंट नो, अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं आए हैं, उतना अवेयरनेस, उतनी अंडरस्टैंडिंग अभी इंडिया में नहीं है। लेकिन यस, आई सी दैट ट्रेंड। अभी इन चीजों पे डिमांड आने लगी है, लोग इस चीजों को लेकर आने लगे हैं। सर, मील का जो कि हमने ये नहीं सुना था, अभी मैंने आपके मुंह से आज पहली बार सुना, तो आप मुझे बताइए सर, क्या ये भी ट्रेंड में है, और मतलब ये प्रोसेस भी लोग आ रहे हैं कराने के लिए? देखो, मेन का ट्रेंड में है डेफिनेटली। क्या है ना, दिल मांगे मोर। हर व्यक्ति को, अब जैसे जैसे आपने साइज की बात की, अब एक बहुत बड़ा मिथ है कि साइज मैटर्स। ये तो अक्सर पूछा जाता है ना, डज साइज मैटर? ठीक है, मजाक में भी और सीरियसली भी ये चीज के ऊपर बहुत डिस्कशंस होते हैं, डज साइज मैटर? साइंटिफिक आंसर है नो, इट डज नॉट। फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, फॉर to establish a relation, you will be surprised, the scientific fact is you just need 2 inches. Okay, so size does not matter. And this is not just male perspective, even lots of literature by women for women को भी कई बार साइकोलॉजिकल इस तरह के कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स रहती हैं कि my man is too small. Will it make a difference if he increases the length? ठीक है, तो जो रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं वो उनको काउंसल करते हैं एक हद तक। यही कंफ्यूजन अगर मेन में आता है तो वो काउंसिल होने के बजाय वो साथ में ये भी सोचता है चलो लेट मी सीक अ सर्जरी। तो इसलिए ये लोग पिनाइल लेंथनिंग के लिए और पिनाइल गर्थ इंक्रीज करने के लिए कभी कभी दे डू सीक हेल्प। तो यस, दैट इज पॉसिबल, आज की डेट में ये पॉसिबल है। सर, क्योंकि जैसे बाकी जो कॉस्मेटिक
प्रोसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं सर्जरी, लाइक आपने फेस का बताया, या लोग फेस को अपना बेटर करने के लिए राइनोप्लास्टी कराते हैं, तो इन सब के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी है। लेकिन ये जो चीज़ें आप अभी बता रहे हैं, मतलब आई थिंक ये काफ़ी अवेयर करेंगे लोगों को, और ये चीज़ें जो हैं वो इतना अभी तक बाहर आके मतलब इतने अच्छे से बाहर है भी नहीं, नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों का। सर इसी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लड़कियां जो हैं सबसे ज़्यादा आपके पास एज ए पेशेंट किस चीज़ों के लिए आती हैं? मेरे अगर 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में ओवरऑल देखूं, जैसा मैंने शुरू में बताया, स्टार्टिंग में इट वाज मेनली लाइपोसक्शंस एंड टमी टक। देन थर्ड नंबर पे होता था ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड राइनोप्लास्टी। बट पिछले 12-15 साल में जो मैंने ट्रेंड देखा है, आज जो लेडीज आ रही हैं सबसे ज्यादा ब्रेस्ट लिफ्ट, ब्रेस्ट रिडक्शन, राइनोप्लास्टी, देन टमी टक, इसके लिए आ रही है। सर थोड़ा ये जो लिपोसक्शन इसके बारे में बताइए सर। लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन का कंसेप्ट ये है कि देखो, पहली चीज, लाइपोसक्शन वो सर्जरी नहीं है जो वजन कम करने के लिए। मिसयूज करते हैं कई बार डॉक्टर्स भी और पेशेंट्स भी। कितना निकालना है, कोई 40, कोई 100 किलो का है, तो वो ये एक्सपेक्ट करे कि मैं 60 किलो पे आ जाऊंगा। बिल्कुल, लाइपोसक्शन जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है कुछ हद तक, और जो करा रहा है वो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहा है। अल्टीमेटली वो डिससेटिस्फाइड होगा, उसको नतीजा नहीं मिलेगा। ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं, ये किस चीज के लिए, आपका कोई एरिया, जैसे पुरुषों में एब्डोमेन पे प्रेफर जो जो फैट डिपॉजिट होता है ना, मेन में यूजुअली टमी पे होता है, लेडीज में हिप, बटक, थाइस पे होता है। तो अनवांटेड कहीं पे फैट है आपका, लव हैंडल्स आ गए, ब्रा के नीचे, सर मेरे को यहाँ पे भारी लगता है, ये फैट नहीं जा रहा, मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, या मेरे हिप बहुत पोस्ट प्रेगनेंसी, बाकी तो मैंने एक्सरसाइज से अपने को स्लिम कर लिया, ये फैट नहीं जा रहा। तो जो सिलेक्टिव एरियाज में अनवांटेड फैट है, जो अदरवाइज आप फिट है, उसको हटाने के लिए हम लाइपोसक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट जहां पे भी है वहां पे एक छोटा सा सुराख किया जाता है, एक मशीन होती है, उसमें अलग अलग तरह की मशीन्स होती है अच्छे सेंटर्स पे। जैसे हम लोग के पास वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड माइक्रो एरिका सिस्टम्स है, लेजर भी है, वेजर भी है, इस तरह की कई मशीन्स दुनिया में रहती हैं। सबके अपने फायदे नुकसान है, कोई एक सिस्टम दूसरे से बेटर क्लियर कट नहीं है, कुछ अलग अलग उसके लिए होता है। अगेन पीपल समटाइम्स मार्केटिंग के लिए उस किसी की हाइप बन जाती है, बट इन जनरल अगर अच्छा सिस्टम है तो वो करेगा एक ही काम। मशीन अंदर जाएगी, लाइपो मीन्स फैट, सक्शन मीन्स सक करके निकालना। हम उसको ब्रेक कैसे कर रहे हैं, वाटर जेट से कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड से कर रहे हैं, लेजर से कर रहे हैं, फाड़ें कैसे भी, अल्टीमेटली उसको सक करके बाहर निकालना है। तो वो सक्शन भी उसमें जुड़ा होता है। तो लाइपो सक्शन इज दैट, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अगर हम सिलेक्टिवली सही पेशेंट में यूज करते हैं तो बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म है लाइपोस्कल्प्टिंग। मुझे ये टर्म बेटर लगता है, क्योंकि लाइपोसक्शन में अक्सर लोग वेट रिडक्शन सोचने लगते हैं। एक्चुअली जो किया जाता है वो लाइपोस्कल्प्टिंग है। स्कल्प्टिंग मतलब कार्व करना, तराशना। तो हम बॉडी को थोड़ा तराश सकते हैं, वजन कम कर दें ड्रामेटिकली वो नहीं हो सकता। सर आजकल लड़कों में ना सबसे मेजर एक प्रॉब्लम मैं जो देख रहा हूँ हमारे आसपास, वो है मेल बूब्स जिसको बोलते हैं, गाइनो भी हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में मे बी ऐसे सुनने में इतनी बड़ी ना हो, लेकिन जितनों से मैंने देखा है जो बहुत मोटे होते हैं या फिर जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो वो साइकोलॉजिकली भी बहुत परेशान रहते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, और वो उसको गायनो था अकॉर्डिंग टू हिम। हम लोगों को लगता था कि फैट बहुत है भाई, कम कर ले। लेकिन हम लोग पूल वूल जाते थे या कहीं जाते थे तो वो नहीं जाता था जल्दी। तो पहले नहीं, पर बाद में उससे बात उसने बताया कि यार मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। तो सर थोड़ा ये बताइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और एक्चुअल में मतलब इसका क्या इलाज है, या ये प्रॉब्लम सिर्फ फैट होती है या फिर ये कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में है? देखो, प्रॉब्लम तो है, जिसको है उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ना लोग छेड़ते हैं,
खुद को कॉन्शियस भी लगता है, और मजाक में ही चाहे, लेकिन कॉलेज में है, हॉस्टल में है, लड़के एक दूसरे को बदमाशी में छेड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, छू रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो नेचुरली अब किसी को भी एक तरह से प्राइवेसी में खनन जो बोलते हैं वैसी फीलिंग आएगी ही, है ना। कुछ लोग मस्त होते हैं, उसी में बिंदास होके वो भी उल्टा जवाब दे लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये मैटर करता है। और ना सिर्फ मोटापे से, ये पतले व्यक्ति में भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। और जैसा आपने बोला कि क्या ये सिर्फ फैट है, क्योंकि मैंने बोला पतलों में भी डेवलप हो सकता है, नहीं, हर बार केवल फैट नहीं होता। जिनमें फैट ज्यादा होता है उनमें ऐसा देखा गया है कि हार्मोनल कुछ बॉडी डिफरेंट रहती है। जिसमें फैट ज्यादा होता है उसमें कॉर्टिसोल लेवल, कुछ हार्मोन लेवल ज्यादा रहते हैं। 90% ऑफ द टाइम देयर इज नो रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया, कोई भी रीजन नहीं है। बेसिकली हमारी बॉडी, सबके, इवन मेन में भी फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है, और फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है। इट इज द रेशो विच डिसाइड्स हमारे में कौन से कैरेक्टर बॉडी पे कैसे डेवलप होंगे, ठीक है। जैसे मेल बॉडी एक अलग प्रोपोर्शंस रखती है, दाढ़ी जमती है हम लोगों की, है ना, तो हमारी बॉडी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रिडोमिनेट्स, ईस्ट्रोजन की लेवल रेशो वाइज बहुत कम है। उसी कम लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन के लिए अगर मेरा कोई पार्ट ज्यादा सेंसिटिव है, तो भले ही वो कम है लेकिन वो ग्रो हो सकता है। तो कुछ हद तक इस तरह से, क्योंकि इन लोगों में जब हम टेस्ट भी कराते हैं, बहुत रेयर होता है कि उनमें ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है। मैं तो कई बार कराता भी नहीं हूं, बट जनरली कई बार कराया जाता है, तो उसमें वो नॉर्मल लेवल आएगा। बट रेयरली 90% तो बिना किसी कारण, जस्ट बिकॉज ईस्ट्रोजन है, हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव थी, इसलिए उस एरिया में ग्लैंड की ग्रोथ हो गई। ग्लैंड की ग्रोथ होती है तो आसपास अपने साथ थोड़ा चर्बी भी बढ़ा देती है, तो दैट इज गायनेकोमेस्टिया। एनी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मेल चेस्ट इज डिफाइंड एज गायनेकोमेस्टिया। कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं विकृति है, थोड़ा सा बॉडी शेप डिफरेंट है, एंड इट कैन बी वेरी डिस्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकली। जो बोला बिल्कुल सही है, बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं, मना कर देते हैं पेरेंट्स। 18 साल 16 साल पे लेके आते हैं, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। दोस्त लोग बहुत छेड़ते भी हैं, बहुत छेड़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं। सर मेरा एक आपसे यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया इज वेरी ओबीज कंट्री, तो हम हमारे घर में जैसे पापा, चाचा, ताऊ, जिनको भी देखें, थोड़ा बहुत सभी का लगता है कि यार थोड़ा जो मतलब चेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सैगी है, लेकिन हर किसी को तो गायनो नहीं होगा 100%। तो मेरा सर यही क्वेश्चन है कि कैसे कोई बंदा ये पता कर पाए, सेल्फ चेक करना चाहे कि यार मैं कहीं गायनो है या फिर ये सिर्फ फैट है। नहीं, ये इस बात का ना कोई आंसर नहीं है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज गायनेकोमेस्टिया कुछ है ही नहीं मानवेंद्र। मैं तो हर उस व्यक्ति को बोलूंगा जो इस क्वेश्चन को, अगर जस्ट बिकॉज उसने ये वर्ड सुना है वो अपने को चेक करना चाहता है, प्लीज मत करो मेरे भाई, फालतू में परेशान हो गए। कोई गायनेकोमेस्टिया नाम की चीज नहीं है। अरे सोनू सूद की चेस्ट देखो, कितना तगड़ी चेस्ट है, वो फ्लॉन्ट करता है ना, तो दैट इज नॉट गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया वो है जब ये बड़ी हुई चेस्ट आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। अगर बड़ी है तो साइंटिफिकली तो वो हर बड़ी हुई चेस्ट को हम गायनेकोमेस्टिया बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति को सर्जरी कराने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, let it be, there is no need for surgery. But if you are not comfortable, क्योंकि मानवें मेरे पास ऐसे ऐसे आए हैं जिनको लिटरली, मतलब शायद एक आम व्यक्ति की 10 लोगों को खड़ा कर देंगे ना, 10 में से 9 लोग हंसेंगे कि यार तेरे को कहां है कुछ भी प्रॉब्लम, लेकिन अब माइंड को अफेक्ट कर रहा है उस बेचारे को। कई बार हम 2 बार 3 बार मना भी कर देते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में तो मैं भगा देता था,
फिर मेरे को कई लोगों ने, मेरे परिवार वालों ने बोला तुम नहीं कर रहे कोई और कर देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दो, मुझे पैसे का लालच नहीं है। जैसे एक हम हर व्यक्ति के अंदर होता है ना आइडियलिज्म, और थोड़ा एक हम डॉक्टर्स में होना भी चाहिए। यंग बच्चे और आ रहे होंगे आज। यंग आ रहे हैं आप, अरे मस्त रहो, जाओ, कुछ नहीं। बट देन जब मैंने एक्चुअली, अच्छा कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में मेडिकल कॉलेजेस में कॉस्मेटिक सर्जरी का एक्सपोजर रिलेटिवली बहुत कम होता है। वहां पे इतना वर्कलोड हमारा केवल टूट फूट और इन्हीं रिकंस्ट्रक्शन में रहता है, तो वहां एक्सपोजर उतना होता नहीं है। तो बाहर आए तो जो भी इस तरह के आते थे शुरू में, अरे तुमको कहाँ है यार, इतना तो सबको होता है। हम लोग यहाँ पे जितने लड़के हैं, अगर हम लोग चेक करेंगे तो तुम, हमारे सबको होगा, जाओ मस्त रहो। बट ग्रेजुअली जब मैंने इसको देखा कि यार इतने लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो आके ये बोले सर हमें डिप्रेशन हो रहा है, पेरेंट्स आके बोले सर ये स्कूल जाने से मना करें, देन आई थॉट इट इन अ डिफरेंट लाइट, अलग पर्सपेक्टिव, अलग नजरिए से जब मैंने समझा कि कारण क्या है। इसको तो गायनेकोमेस्टिया नहीं बोलना चाहिए यार, इतना इतना तो फैट थोड़ा बहुत तो होता ही है, सब में होना भी चाहिए, है ना, तो ये क्यों। तो वो ही मैंने बोला, अगर कोई जस्ट बिकॉज उसने शब्द पढ़ लिया है और वो चेक करने जा रहा है, प्लीज मत करो, फालतू में बेमतलब के परेशान हो गए, ठीक है। बट अगर कोई परेशान है और चेस्ट बड़ी हुई है तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली उसका एक ही इलाज है, सर्जरी। इसकी कोई दवा नहीं है। फैट कम करने से नहीं होगा सर? यार एक्चुअली नहीं होता। आप इसको दूसरी तरह से सोचो ना, कोई लेडी जिसके ब्रेस्ट है, अब वो जितना मर्जी पतली हो जाए, उसके ब्रेस्ट साइज में थोड़े कम हो जरूर हो जाएंगे, लेकिन ब्रेस्ट जाएंगे नहीं। तो एक बार अगर मेल चेस्ट ग्लैंड्स डेवलप हो गए हैं तो एक्सरसाइज से चले जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी दवा से चले जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट इस सब चक्करों में लोग नुकसान ज्यादा करा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर अनफॉर्चुनेटली, बल्कि आई वुड से फॉर्चुनेटली, देयर इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। बहुत ही सरल अगेन सर्जरी है, बहुत अगेन सिंगल डे प्रोसीजर है, कोई मेजर डाउन टाइम नहीं है। आप सैटरडे करा के मंडे से अपने वर्क पे, पढ़ने पे, कॉलेज में जहां जाना है आप चले जाओगे, ठीक है। थोड़ा प्रिकॉशन जरूर रहेगा कि भाई बॉक्सिंग नहीं करना है महीना भर, 1.5 महीना, थोड़ा जॉगिंग कम करना है, तो बेसिक केयर है। लेकिन अदरवाइज बहुत ही सरल सर्जरी है। परेशान होके अपनी लाइफ को, कैरियर को डिस्टर्ब करना, एनर्जी इस चीज में दिमाग घूमे जा रहा है, बीच पे जैसे आपने बोला स्विमिंग पूल पे जाने में झिझक लग रही है, अरे एंजॉय करो ना यार ये लाइफ, सिंपल सी सर्जरी कराओ, खत्म करो एंड एंजॉय योर लाइफ। क्या प्रोसेस होती है सर इस सर्जरी में, आप क्या करते हैं आप लोग? जैसे लाइपोसक्शन मैंने बताया था, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइपोसक्शन केवल कर देने से खत्म नहीं होगा, कि हम चर्बी तो निकाल देंगे, ग्लैंड्स फिर बचे रहेंगे, फिर रिकरेंस होने के चांसेस है। इसलिए एक नन्हे से चीरे, छोटा सा सुराख करके उससे पूरा चर्बी निकाल देते, फिर निपल के पास एक नन्हा सा इंसिजन देते हैं, बड़े कट्स नहीं लगते हैं, उससे सारा ग्लैंड निकाल देते हैं। उसके बाद सेम डे पेशेंट घर जा पाता है। एक जैकेट होती है जो पहननी रहती है, करीब 1-1.5 महीना ईमानदारी से पहननी होती है, जिससे जो हमने स्किन और मसल के बीच से जैसे चर्बी और ग्लैंड निकाला, तो अभी स्किन को वापस चिपकना है, तो जैकेट उस प्रोसेस में हेल्प करती है, स्वेलिंग कम करने में हेल्प करती है। चोट लगने के बाद जैसे आप पकड़ के रखते हो दर्द ना हो, तो वो पकड़ के रखती है, तो दर्द में भी आराम देती है, जो सोरनेस में, तो वो जैकेट पहनना होता है। वेरी सिंपल प्रोसीजर, सिंगल डे सर्जरी। सर इसी में आजकल लड़कों को हेयर प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रहे हैं और बहुत कम एज में लोग बाल्ड हो जा रहे हैं। थोड़ा जेनेटिक्स भी है, फिर अब थोड़ा सा माहौल भी वैसा हो गया है, वो रहन सहन भी वैसा हो गया है। तो थोड़ा सर मुझे ये बताइए, पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन, पॉल्यूशन भी है मेरा सर आपसे, पहले तो ये क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के हम बहुत सारे फेक केसेस भी सुन रहे हैं, तो कोई ऐसी 4-5 चीजें बताइए जो आदमी ध्यान रखे किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले। देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, प्लीज ये जाने कि, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, लॉ में जब तक एफआईआर नहीं करेगा कोई, तब तक केस नहीं बनता। इतने लोग
जो ऑथराइज्ड नहीं है इस सर्जरी को करने के लिए, वो लोग सर्जरी कर रहे हैं, ऐसे केसेस आते हैं। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, कुछ साल पहले अभी बेंगलोर में हुआ था। तो ऐसे बीच बीच में एक दो, मतलब ये तो एक्सट्रीम केस था इसलिए मीडिया में आ गया कि एक्सपायरी हो गया, लेकिन कितने खराब रिजल्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस, प्रॉब्लम्स, ये पकड़ में न्यूज में नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हो रही। सब ऑप्टिमल रिजल्ट जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा। अब बाल लगा रहे हैं, आपने कहा 3,000 बाल लगाए, अब तारे कौन गिन सकता है? आप लगने के बाद बाल गिन पाओगे? गिन नहीं पाओगे। तो बेवकूफ बनाना, बिल्कुल आपने वर्ड सही यूज किया, फ्रॉड, फेक इंसिडेंसेस हो रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लीज नो हु आर ऑथराइज टू डू हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो yes, some dermatologists are trained, they are doing good job, so I will not say कि केवल प्लास्टिक सर्जन करते हैं, लेकिन केवल एक सेंटर, एक नाम सुन के, या एक तो ये चीज हो गई, जाने कौन कर सकता है, तो MCH डिग्री प्लास्टिक सर्जरी की होती है। तो ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक, मतलब कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, बैठा कौन है वहां पे, डिग्री देख लो यार। आज के जमाने में तो कितना आसान हो गया है, नेट पे आप इतनी सारी चीजें सर्च करते हो, जस्ट फाइंड आउट कि वो ट्रेंड है, उस फील्ड का है कि नहीं है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट है तो क्या वो ट्रेंड है, उसके आप क्रेडेंशियल्स, उसकी वेबसाइट होगी, उस पर जाके चेक कर लो। नहीं है तो मत कराओ। क्यों जाके कराते हैं? सबसे बड़ा दूसरा रीजन, कॉस्ट। मैं मतलब बहुत कई बार अपसेट होता हूँ, दुखी होता हूँ। पेशेंट पहला सवाल, फोन, कभी नंबर कहीं से पा जाते हैं तो फोन पे पूछते हैं, पहला सवाल उनका होता है, आपके यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कितने में होता है? यार सब्जी भाजी नहीं खरीदने जा रहे हो, आफ्टर ऑल अपने शरीर पे आप कुछ कराने जा रहे हो, है ना, उसको मेडिकल की तरह लो। ठीक है, और मैं तो हैरान होता हूँ ऐसे, मतलब अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं 100% मान सकता हूँ, अधिकतर सब डॉक्टर्स जो ट्रेंड अच्छे डॉक्टर्स होते होंगे ना, उनको ये अच्छा नहीं लगता। हम लोग पैसे के लिए जो मर्जी, एक इमेज बनी होती है, डॉक्टर्स अच्छे बुरे सब हर जगह हैं। मतलब आप वकील हैं, आप भी जानते होंगे, लॉ में भी अच्छे वो लॉयर्स भी हैं, कुछ अच्छे नहीं भी हैं, है ना। तो हम लोग जब रिव्यूज देखते हैं, अच्छे रिव्यू डालने की जल्दी कोई नहीं करता है, लेकिन एक खराब हो जाता है तो खट से खराब रिव्यू डलता है। उसी तरह डॉक्टर्स अगर सभी खराब होते तो आज हम लोग शायद कोरोना भी हमने पास किया, है ना। तो डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं, तो कोई भी डॉक्टर पैसे के लिए केवल कर रहा है ऐसा नहीं है। तो वो हमें ये, कितने में हो रही है सर्जरी, तो मैं तो ज्यादातर उन लोग को बोलता हूँ, भाई तुम मुझसे नहीं करा पाएगा, क्योंकि मैं सस्ता सर्जन नहीं हूं। आप सस्ता सर्जन ढूंढ रहे हो, तो सस्ता सर्जन जब ढूंढोगे तो उसकी तो सस्ता होने की तो कोई लिमिट नहीं है ना। कितना सस्ता होता है मैं बताऊं? मेरे से ट्रेन किए हुए, जो मेरे साथ मेरे को असिस्ट करते थे हेयर ट्रांसप्लांट वाले, वो अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं। एक डॉक्टर का केवल उनको नाम चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो, जैसे पहले होते थे सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर, है ना, जो केवल सर्टिफिकेट लिखते थे और उसी से उनका रोजी रोटी चल जाती थी। ये जो लाइसेंस वाला, क्या RTO के पास और इस जगह, इस तरह की जगहों पे सर्टिफिकेट देते थे, है ना। उसी तरह से अब ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी ये सुविधा देते हैं, मेरा नाम, ठीक है भाई लगा दो, कितना पैसा मिलेगा, तो उन्होंने अपना नाम दे रखा है। और ऐसी दुकान खुली हुई है जहां पे नाई वालों से सेटअप है, नाई की दुकान पे कॉन्टैक्ट पॉइंट भाई सबसे ज्यादा वहां जाएगा, वो उनको थोड़ा उनके माइंड में वो पिंग करता है बार बार, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। अरे इतने पैसे नहीं, सस्ते में हो जाएगा, मैं जानता हूं, वो अपने इस वाली टीम के पास ले जाएगा। हम तो महंगे डॉक्टर हैं, वो तो, उसको तो आप जितना दे दोगे वो कहेगा तेरी जेब में कितना है तू दे दे, क्योंकि वो तो टेक्नीशियन है, उसने उसने मेडिकल की पढ़ाई तो की नहीं है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि सेटअप क्या चाहिए, क्या आइडियल चीज है। और ऐसा नहीं है, इसमें एक सवाल और ये आ सकता है कि भाई अगर वो इतने में कर सकता है आप क्यों नहीं? भाई हम नहीं कर सकते, हम तो वो मशीन्स, वो गैजेट्स, वो सेफ्टी प्रिकॉशन सब लेके चलेंगे ना। कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए भी आप लोग हैं। उसके लिए भी हम रहेंगे।
वो तो उसको तो बस करना है, उसको तो उसने उतना बेसिक सीखा है कि हमारे को असिस्ट करता था, उसने मोटा मोटा टेक्नीशियन वाला काम सीख रखा है, वो लगा देता है, बस काम खत्म। तो ये हमारी चॉइस है। तो ये सोच जो है ना, वो इसको ये सर्कल इसीलिए चल रहा है क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो सस्ता ही केबल देख रहे हैं, इसीलिए फेकरी और फ्रॉड हो पा रहा है। सर इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे सर आप ना ऐसी अनजस्टिफाइड डिमांड बताइए जो आपने भी सुना हो अपने किसी पेशेंट से, फीमेल मेल, कि हमें ये चाहिए। नाम ना बताइएगा लेकिन। नहीं, ऑब्वियसली अनजस्टिफाइड डिमांड मतलब अनजस्टिफाइड इन द सेंस कि मतलब एक, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, एक पेशेंट का मैंने बताया, वो माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी। वो तो मेरे लिए मतलब वो जिस तरह से उन्होंने बोला कि मेरा चेहरा, सब मेरी सहेलियां कहती हैं कि तुम माधुरी दीक्षित लगती हो, सर मेरा नाक वैसा बना दीजिए। तो नेचुरली मेरा रिस्पांस उनके लिए यही था कि मैडम मैं इतना काबिल नहीं हूं, आपको थोड़ा और बेहतर प्लास्टिक सर्जन ढूंढना पड़ेगा। अनजस्टिफाइड डिमांड्स इस तरह की भी कभी कभी आती हैं कि एक्चुअली ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। पेशेंट अपनी बॉडी में वो एक्सपेक्ट करता है, वैसे तो इतने मोटे हैं कि उनको आइडियली वेट रिडक्शन और हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना चाहिए, लेकिन आके बोलते हैं लाइपोसक्शन कर, सर मेरे को 6 पैक बनाना है। नहीं बन सकता। 6 पैक एब बन सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अदरवाइज अगर फिट है, फिजिकली उसकी मसल्स हैं, तब हम बना सकते हैं। लेकिन आके पूछते हैं कि, क्योंकि कहीं उन्होंने पढ़ लिया होता है, इसको बोलते हैं एचिंग, ठीक है, एब्डोमिनल एचिंग सर्जरी। तो एब्डोमिनल एचिंग करानी है सर, 6 पैक बनाना है। तो ये इस तरह के आते हैं। ये हो जाता है सर, 6 पैक बन जाते हैं? सबके नहीं बन सकते। बॉडी फैट कम हो जिसका। हाँ, अगर अदरवाइज आप फिट हैं तो हम, जैसे डिंपल क्रिएट करना है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से उसको ट्रीट करते हैं कि वो 6 पैक थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। थोड़ा होना चाहिए उसके पास, उसको हम और प्रोमिनेंट कर सकते हैं। सर मेल में सबसे ज्यादा आपके पास आज की डेट में किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं? एक तो यही गायनोकोमेस्टिया सबसे ज्यादा कॉमन होता है, देन राइनोप्लास्टी एंड हेयर ट्रांसप्लांट। राइनोप्लास्टी मतलब नोज सर्जरी। नोज सर्जरी, थोड़ा बताइए सर इसके बारे में। नोज सर्जरी में बेसिकली एक्चुअली क्या है, नोज में भी देखो 2 एस्पेक्ट है। एक तो उसका साइज, ठीक है, एंड उसका शेप। साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा हो सकता है, बड़ा, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द नोज। नीचे से ऊपर कितना है, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द नोज। और इस डायरेक्शन में जो चौड़ाई है, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द नोज। अब इन्हीं तीनों में या तो ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है, तो ये शेप, ये साइज का डिफरेंस हो गया। देन साइज अदरवाइज ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था ना, 1/3 वाला साइज हर हिसाब से ना चौड़ा है ना ज्यादा है, लेकिन स्टिल देयर आर पेशेंट जो अपनी शेप में मॉडिफिकेशन चाहते हैं। उनको स्लिम वेल डिफाइंड नोज चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का कभी पेशेंट आते हैं कि हमको थोड़ा सा ये कर्व, नीचे की तरफ कर्व चाहिए, ये थोड़ा उठा हुआ है, ऐसे कर्व में है, तो कर्व का करेक्शन चाहते हैं, तो वो शेप के मॉडिफिकेशंस हो गए, ठीक है। तो डॉर्सम को स्कैलप चाहिए, डॉर्सम थिन चाहिए, टिप ये यहाँ पे हमें थोड़ा गड्ढा चाहिए। तो इस तरह के चेंजेस, ये शेप के चेंजेस हो गए। तो अगेन इट्स अ वेरी, आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी में सबसे टेक्निकल सर्जरीज में से मैं काउंट करूंगा नोज सर्जरी। सेफ है अगर अच्छा सर्जन कर रहा है और अच्छी जगह से आप करा रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। लोग पूछते हैं कभी कभी, अनरिलेटेड है थोड़ा सा बट रिलेटेड भी है, कई बार लोग पूछते सेफ्टी के लिए जैसे बात होती है। तो सेफ्टी में आई फील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अगर आप कार में बैठो, ठीक है, और सीट बेल्ट ना लगाओ, ठीक है, या रैश चलाओ, ओमनी जैसी कार हो जिसके आगे कोई
है ही नहीं प्रोटेक्शन, तो आप 100% यू आर नॉट सेफ। लेकिन एक अच्छा ड्राइवर और एक अच्छी कार और आप सीट बेल्ट लगाए हो तो आप अपने को सेफ फील करते हो, करेक्ट। उसी तरह से जब भी हम सर्जन चूज करते हैं, और राइनोप्लास्टी में खास करके रिजल्ट्स देना थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि पेशेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पेशेंट ठीक से डिफाइन नहीं कर पाता, कहता मेरे को मेरा नाक अच्छा नहीं लग रहा। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा बात आपके माध्यम से पहुंचे लोगों तक कि भाई तू जान कि तेरे को लेंथ ज्यादा लग रही है, हाइट ज्यादा लग रही है, या विड्थ ज्यादा लग रही है, ठीक है, या कम लग रही है, मतलब वॉट एवर। तो दिस इज हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट एंड दिस इज विड्थ। तो हम इन चीजों में, दिस इज डॉर्सम, यहां से यहां तक इसको डॉर्सम बोलते हैं। हमें अपना डॉर्सम गड्ढा लगता है, दबा लगता है, उठा लगता है, कम से कम कुछ शब्द हम नाक की परिभाषा जान पाए तो हम अपने डॉक्टर को बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा राइनोप्लास्टी में निराशा क्यों होती है, और क्यों मैंने बोला टेक्निकल है, मरीज ने जिन शब्दों का चयन किया अपनी प्रॉब्लम बताने में, डॉक्टर ने उस बात को कुछ अलग समझा और उसने एक नाक दे दिया, फिर वो बिगड़ गया। पेशेंट को लगा मेरे को तो आपने और खराब कर दिया, या वो सेटिस्फाइड नहीं, मेरे ये कम रह गया। तो अगर हम दोनों, मतलब डॉक्टर एंड पेशेंट, एक लैंग्वेज, एक चीज को समझ पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सपीरियंस सर्जन ढूंढें, वही अच्छा ड्राइवर हो। अच्छा सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जब हम बोन्स को ब्रेक कर रहे हैं तो हम छेनी हथौड़ी कौन सी यूज कर रहे हैं, औजार हमारे कैसे हैं, कि वो आसपास डैमेज कितना ज्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दिस सर्जरी इज समथिंग विच आई थिंक पर्सन शुड वेरी इंटेलिजेंटली चूज हिज सर्जन एज वेल एज दी सेटअप जहां पे वो करा रहा है। बट अगर आप अच्छे से कराते तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं एंड इट्स अ सेफ सर्जरी। काफी इंसाइटफुल बातें अभी तक निकल के आई। अब मैं इस पॉडकास्ट को सर एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी, एसिड अटैक के जो सर्वाइवल्स होते हैं वो लोग, Sorry? एसिड Acid अटैक के attack, जो सर्वाइवल्स होते हैं वो लोग भी प्लास्टिक सर्जन्स के पास ही जाते हैं शायद अपना Correct. फेस को रिकवर करने के लिए। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें होती हैं, ये होती हैं। लेकिन सर थोड़ा बताइए कि क्या कोई ऐसा केस आपके पास आया, और आया तो कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक एज ए डॉक्टर होता है उस फेस को सही करना। मानवेंद्र, सबसे ज्यादा दुख जिन केसेस को देख के हम लोगों को होता है, शायद उनमें से है ये केस। आपने मेरे को पूरा करीब 20-22 साल पीछे ले गए, और मैंने एक प्रेजेंटेशन एक बार दिया था, उसमें मेरा उसमें स्लाइड्स जो थी शुरू की, वो इसी चीज से शुरू हुई थी, आप क्या सोचते हो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो मैंने एक 2-3 टॉप हीरोइंस की फोटो लगाई कि आप ये सोचते हो हम लोग ये डील करते हैं। और फिर उसके बाद जो मेरी चौथी स्लाइड आई थी, दैट वाज ऑफ अ एसिड बर्न, की ये है ब्यूटीज जो हम डील करते हैं। और लखनऊ, मैं तो बहुत खुश हुआ था जब मैंने शीरोज, जो हमारे गोमती नगर में ऐसी एसिड विक्टिम्स का ही बनाया हुआ और उनसे चलता हुआ जो लक्ष्मी भी शायद यहीं लक्ष्मी, की। करेक्ट। तो इन लोगों की स्ट्रेंथ, आई सल्यूट देम, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल दैट आई हैव एवर मेट। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इनमें बहुत कम, मतलब उनके चेहरे को रेस्टोर तो कभी कर ही नहीं सकते। हम लोग का काम यहाँ पे कॉस्मेटिक से ज्यादा रिकंस्ट्रक्टिव वाला आ जाता है, क्योंकि जब बर्न होता है ना तो स्किन कंट्रैक्ट करती है, हाथ चिपकते हैं, स्किन नेक पे खिंचती है, और एसिड तो बह के जहां से गया वो उतने में लाइन बनी हुई है, वो खिंच रही है, आंख खिंच जा रही है, होठ खिंच जा रहे हैं, या बंद पूरी तरह मुंह नहीं खुल पा रहा है। तो हमारा तो पूरा एफर्ट ऐसे पेशेंट्स में इस चीज पे रहता है कि हम किसी तरह एटलीस्ट उनको एक एक सम्मानजनक जीवन, अब मुंह अगर होठ पूरा टर्न डाउन हो गए, पुल नीचे हो गए,
तो पानी बह रहा है, थूक बह रहा है, तो अपने में वो खुद को निराश होते हैं कि हम अपना एक बेसिक डिग्निटी कैसे लेके आए, तो उतना करेक्शन कर पाए वो हम लोग मेनली अचीव कर पाते हैं। जो भी हम ग्राफ्ट लगाएंगे वो कभी भी नेचुरल स्किन जैसा हो ही नहीं सकता। जो भी हम फ्लैप लगाएंगे वो हाव भाव, फीचर्स, कैरेक्टर्स उस तरह से दे ही नहीं सकता जो एक नॉर्मल फेस देता है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम उनको बहुत आते हैं, आपने जो पूछा अभी भी आते है सर, अभी भी केसेस हो रहे हैं। लकीली काफी कम हुआ है ये जो भी है। शायद गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है अब। एसिड इजीली कुछ शॉप्स को हो सकता है अभी भी मिल जाता हो, लेकिन अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इजीली नहीं मिलता है। तो इसलिए एसिड अटैक केसेस अब रिलेटिवली कम हुए हैं। पिछले आई थिंक 4-5 साल से तो मेरे पास कोई नहीं आया है। तो ये आपने पॉइंट किया तो मेरे को भी ध्यान आया, बट गुड कम हुए। सो सर, इसी से हम हमारे पॉडकास्ट को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए मानवेंद्र, और आपने अपने कीमती समय से कुछ समय हमें दिया। लास्ट में सर मैं ये चाहूँगा आपसे कि जो प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, इससे रिलेटेड जो मिथ है वो थोड़ा सा आप हमारे जो भी दर्शक है इसको देखें, उनसे आप डायरेक्ट बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक ही चीज है, जो अगर आपने पॉडकास्ट पूरा देखा है, सुना है, सर्जन अच्छा चूज करें। थोड़ा सा वर्क आजकल का तो बहुत आसान हो गया है, गूगल पे उसके डिग्रीज, उसका बैकग्राउंड, उसका मेन काम क्या है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन भी कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन देर आर सर्जन जो मेजर काम कॉस्मेटिक सर्जरी का कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो अच्छा करेगा, तो अच्छा सर्जन चूज करिए प्लीज। पैसे कोई भी एबनॉर्मल मन चाहे नहीं लेगा। पैसे को पहला सवाल ना बनाए। पहले डॉक्टर से मिलें, उसकी काबिलियत समझे, अपने सारे सवाल, खूब सवाल पूछें और नॉलेज लेके उससे सर्जरी कराएं। यू विल गेट satisfactory results, good results. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।